मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम वोकाब सीरीज को शुरू करते हैं क्योंकि हम दो तरह के वर्ड मीनिंग को यूज करते हैं। एक तो हम जो डेली यूज करते हैं, हमारा रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हम वोकाब को यूज करते हैं, और एक वर्ड वो होते हैं जो बहुत हाई होते हैं, वो हम यूज तो करते हैं मगर कभी कभी। मगर एग्जाम पॉइंट के व्यू से देखा जाए तो जो भी एग्जाम होते हैं, हमारे स्टेट लेवल हो या ऑल इंडिया लेवल ही क्यों ना हो, तो उन एग्जाम में जो वोकाब पूछे जाते हैं उमूमन इस तरह के होते हैं। तो आज से हम एक हर दिन हम 10-10 वोकाब को याद करेंगे, और बहुत जल्द ही हम अपने पास एक बहुत सारा अच्छा वर्ड मीनिंग का जखीरा इकट्ठा करेंगे। तो हमारे साथ हमेशा ये होता है कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, आर्टिकल या कोई नई चीज पढ़ते हैं, तो उस वक्त हमको जो नई शब्द मिलती है, तो उस वक्त हम उन वर्ड मीनिंग को, चाहे वो डिक्शनरी के जरिए ही क्यों ना हो, चाहे वो गूगल ट्रांसलेटर के जरिए ही क्यों ना हो, हम उनको याद करते हैं, मीनिंग को देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। बाद में हो तो हम उसमें लिख लेते हैं या नोटबुक में लिख लेते हैं, इतना ही काफी है। मगर आगे का जो मरहला है, आगे का जो पड़ाव है, हम वो कभी नहीं करते हैं। मतलब ये करना होता है कि उस वर्ड को मतलब अपने शब्दों में, अपने दिनचर्या में यूज करना होता है, मगर हम वो करते नहीं है, जिसके कारण जब भी हमको जरूरत होती है कि भाई अब बोलना है, तो उस वक्त हमारी जुबान लड़खड़ाती है। तो उस लड़खड़ाहट को दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिहर्सल की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस तरह के हम वन वन वर्ड लेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके थ्रू आपका जुबान खुलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है। हम ऐसे शुरू होने वाले वर्ड को ये मतलब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑडियंस। AUDIENCE, ऑडियंस। अब ऑडियंस का मीनिंग क्या है ये आप जानते हैं। कोई मीटिंग हो या कोई प्रोग्राम हो या एक लोगों का हुजूम हो, तो उसमें जो रहते रहते हैं और वहां बोलने वाला एक आदमी होता है या कई, तो जो सुनने वाले होते हैं उसको कहते हैं ऑडियंस। तो मीनिंग हमको पता है, ऑडियंस मीन्स श्रोता या दर्शक। अब हमने मीनिंग भी समझ लिया। अब इनको हमारा जो डेली लाइफ है हम बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला 3 सेंटेंस हमारे व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, उसके बाद और हम सीखेंगे। द ऑडियंस लिसन्ड केयरफुली टू द स्पीकर। द ऑडियंस लिसन्ड केयरफुली टू द स्पीकर। द ऑडियंस लिसन्ड केयरफुली टू द स्पीकर। के श्रोता ने स्पीकर को बहुत ध्यान से सुना। दर्शक ने स्पीकर को या लेक्चरर को बहुत गौर से सुना। द ऑडियंस लिसन केयरफुली टू द स्पीकर। सेकेंड वर्ड है अ गुड स्पीकर ऑलवेज अंडरस्टैंड हिज ऑडियंस। अ गुड स्पीकर ऑलवेज अंडरस्टैंड हिज ऑडियंस। एक अच्छा जो लेक्चर होता है वो हमेशा अपना जो दर्शक होता है उनको समझते हैं। जैसे आप कहीं भाषण देने के लिए गए और भाषण देने के बाद अपनी आपका जो ऑडियंस है उनकी एज ऑफ ग्रुप, उनकी मेंटालिटी, उनकी प्रॉब्लम को आपने नहीं समझा। जब आपने उनका प्रॉब्लम नहीं समझा और अपने हिसाब से आपने एक भाषण रखा, तो वो भाषण थोड़ी देर के लिए वाह वाह तो होगा, मगर लोग आपसे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो जरूरत है आपने वो नहीं बोला, और जो आपने बोला उनकी जरूरत नहीं है। तो बेहतर यह होता कि आप अपने ऑडियंस को समझते और अकॉर्डिंग टू देम यू ऑल्सो शुड डिलीवर द स्पीच। दैट टाइम योर ऑडियंस विल अंडरस्टैंड यू, योर ऑडियंस विल फील गुड। तो कहते हैं द गुड स्पीकर ऑलवेज अंडरस्टैंड हिज ऑडियंस। और एक है द ऑडियंस
enjoyed the program very much. The audience enjoyed the program very much. दर्शक ने प्रोग्राम को बहुत अच्छा एंजॉय किया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहां ऑडियंस बोर महसूस करते हैं, मगर ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं जहां ऑडियंस बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर मैं बात कहूँ, एक मर्तबा मैंने पाकिस्तान से आए हुए एक बुजुर्ग के मैंने प्रोग्राम में शामिल हुआ, और वो प्रोग्राम था और जो भाषण दे रहे थे तकरीबन 3 घंटा। तो 3 घंटा भाषण के दौरान मैं कैसे बैठा रहा मुझे ही नहीं पता चला। इतनी मतलब फोकस के साथ मैं एक एक बात को सुन रहा था और एक एक चीज को अपने अंदर उतर रहा था। तो अब हम बोल सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग फॉर टुडे आई एम गोइंग फॉर अ लेक्चर, देयर आई विल फाइंड लॉट्स ऑफ ऑडियंस। आज मैं एक भाषण देने के लिए जाऊंगा और वहां बहुत से दर्शक से मिलूंगा। आई होप माई ऑडियंस विल लिसन मी केयरफुली। और मेरा उम्मीद है कि मेरा दर्शक मुझे बहुत गौर से सुनेगा। एंड आई विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ माई ऑडियंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम आई विल डिलीवर माई स्पीच। या हम कहते हैं कि मैं तो इस प्रोग्राम का दर्शक था। आई वॉज द ऑडियंस ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं इस प्रोग्राम का लेक्चरर था। आई वॉज द लेक्चरर ऑफ दिस प्रोग्राम। मुझे एक अच्छा वक्ता होने के लिए, एक अच्छा बोलने वाला होने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। फॉर बिकम अ गुड स्पीकर यू शुड लिसन अ लॉट एंड यू शुड become a audience, then you will become a lecturer. मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने। I want to say to my audience, you should listen to me carefully. तो आपके आसपास में जो भी आपसे हो सकता है, आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको वर्ड भी याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, जो हमेशा दूसरे के भलाई के बारे में सोचता है, दूसरे की मदद करता है अपने से ज्यादा। तो उस बंदा को कहा जाता है अल्ट्रुइस्ट। अब अल्ट्रुइस्ट का मतलब हमने जाना, परोपकारी व्यक्ति। हो सकता है आपके फैमिली में या आपके मोहल्ला में या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपने फैमिली से ज्यादा। वो हमेशा लोगों की मतलब हेल्प करते रहते हैं। जैसे मेरा दादा था, वो हमेशा बिना किसी मतलब के उससे उनसे जितना बन सकता था वो लोगों की हेल्प किया करते थे। चाहे वो किसी मतलब विवाद को मिटाने के लिए हो या चाहे किसी घरेलू झमेला को मिटाने के लिए, वो हमेशा आगे रहते थे। तो ऐसा यकीनन आपके यहाँ कोई ऐसा है जो दूसरे की भलाई को सोचता है। तो ऐसा क्या कौन है, आप कमेंट में लिखिए। जो आपके इलाके में हो वो कमेंट में लिखिए। तो हम इसको आप हमारे जो डेली लाइफ स्टाइल है जो उसमें हम यूज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, ही इज एन अल्ट्रुइस्ट हु ऑलवेज हेल्प्स पोर पीपल। ही इज एन अल्ट्रुइस्ट हु ऑलवेज हेल्प्स पोर पीपल। और बोलिए, ही इज एन अल्ट्रुइस्ट हु ऑलवेज हेल्प्स पोर पीपल। वो एक मतलब परोपकारी व्यक्ति है जो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता है। वो एक परोपकारी व्यक्ति है जो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता है। दूसरा सेंटेंस है, एन अल्ट्रुइस्ट थिंक्स अबाउट अदर्स बिफोर हिमसेल्फ। एन अल्ट्रुइस्ट थिंक्स अबाउट अदर्स बिफोर हिमसेल्फ। एक परोपकारी व्यक्ति हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है अपने से ज्यादा। अब तीसरा है कि सोसाइटी नीड्स मोर अल्ट्रुइस्ट टू मेक द वर्ल्ड बेटर।
Society needs more altruists to make the world better. Society needs more altruists to make the world better. Society needs more altruists to make the world better. हमारा जो समाज है वो ऐसे परोपकार, बहुत सारे परोपकार लोगों की जरूरत है जिससे ये दुनिया बेहतर हो सके। क्योंकि अगर समाज में बहुत सारा ऐसा लोग होगा जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो फिर हमारे समाज में कोई विवाद नहीं होगा, हमारे समाज में कोई दंगा फसाद नहीं होगा, हमारे समाज में गरीब लोग कम रहेगा। मगर आज की अगर सिचुएशन देखा जाए तो अल्ट्रुइस्ट से ज्यादा डिसऑनेस्ट लोग भरा हुआ है, सेल्फिश लोगों से भरा हुआ है। क्योंकि सेल्फिश जो लोग होते हैं वो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, चाहे उनको किसी को मारना पड़े, चाहे किसी हक के छीनना पड़े, या गरीब जो लोग हैं उनकी हक को खाना पड़े, वो सब नहीं देखते हैं। उनको अपने से मतलब है दूसरे गए तेल लेने, तो उनको कहते हैं सेल्फिश। तो अल्ट्रुइस्ट, आई होप आपने समझा कि अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। अब इस वर्ड है क्या है, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो खुदा पर भरोसा नहीं करते, ना किसी गॉड गॉडेस पर भरोसा करते। जो किसी गॉड का बिल्कुल इनकार करते हैं तो उसको कहते हैं एथिस्ट। तो यकीनन आपने कभी देखा होगा, और हाल ही हमने इंडिया में एक बहस देखा था कि डज गॉड एग्जिस्ट। उसमें हमने दो शख्स को देखा था, एक था मुफ्ती साहब और दूसरा था जावेद अख्तर। तो मुफ्ती साहब इस बात पर जीत गए कि खुदा का सबूत है, और जावेद अख्तर ये कहते थे कि कोई खुदा नहीं है, जो कुछ होता है बाय नेचुरल होता है। तो अब हम इस वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। He is an atheist, so he does not believe in God. He is an atheist, so he does not believe in God. He is an atheist, so he does not believe in God. जावेद अख्तर इज अ एथिस्ट। हमने देखा तो वो गॉड का कायल नहीं थे, तो हम कह सकते हैं कि जावेद अख्तर इज अ एथिस्ट, दैट्स रीजन ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। द बुक डिस्कसेस द आइडियाज ऑफ एन एथिस्ट फिलोसोफर। किताब जो है एक एथिस्ट नास्तिक फिलोसोफर के बारे में बात करता है। And in this world, we also saw two types of people. Group one, they also believe in God and they worship the God. And some people also they believe in God and goddess. But another group of people, and they also do not believe in God, and they do not worship the God. And they think that by naturally we created, we don't have a creator and everything is happening by nature. There is a no God, no God, no God. But Allah is there. Allah created us. एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। जो भी खुदा का मतलब इनकार करे कि खुदा नहीं है, तो आप उसको एथिस्ट कीजिए। तो मैं आखिर में एक टास्क देता हूं, आप कितने एथिस्ट को जानते हैं, उन सब के नामों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मुझे खुशी होगी जब आप लिखोगे, तो आगे और हम याद करें। चौथा वर्ड है जो यह हमारा चौथा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञानी। मानव विज्ञानी मतलब वो आदमी जो हमेशा इंसान की एवोल्यूशन के बारे में जांच पड़ताल करता है। जैसे कोई कहता है कि इंसान पहले बंदर था और आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होते 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 आज इंसान की शक्ल ये है। तो ये उन लोगों का कहना है कि इंसान पहले बंदर था। वो इसी पर अपना रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे तथ्यों और बहुत सारे एविडेंस वो लोग निकालते रहते हैं। मगर हम मुसलमान हैं, हम
हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह ताला ने मुसलमानों इंसान को खुद बनाया मिट्टी से। सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम था और उसी से पूरा इंसान फैला है। तो फिर हमको वो बंदर वाला कॉन्सेप्ट को बिलीव करने की ज़रूरत है और ना ही उसमें जांच पड़ताल की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये जब मान लिया कि इंसान को खुदाए एक ने पैदा किया है और उसने बनाया है, तो फिर अब हमको ये जांच पड़ताल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आइए इस ऑडियो को हम बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना अच्छा बनते जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज द कल्चर ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज द कल्चर ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। The anthropologist studies the culture of different tribes. जो मानव विज्ञानी होते हैं वो कबीला, ट्राइब्स का मतलब होता है कबीले, वो कबीला दर कबीला घूमते रहते हैं, उनकी जिंदगी को बहुत गौर से दिखते हैं और फिर वो अपना एक नतीजा कायम करते हैं। आगे कहते हैं कि an anthropologist travels to many places to An anthropologist travels to many places to understand human society. An anthropologist travels to many places to understand human society. An anthropologist travels to many places to understand human society. एक मानव विज्ञानी जो होता है वो बहुत सारा जगह घूमता रहता है और जो मानव सोसाइटी है, मानव समाज है, उन पर क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, उनको समझते हैं, फिर वो लोग एक अपना एक नतीजा कायम करते हैं। इसी तरह she wants to become an anthropologist in the future. वो आगे जाकर के एक मानव विज्ञानी रहते हैं। हम सबका ये डिजायर होता है कि हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं कि इन द फ्यूचर आई विल बिकम एंड आई विल एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन या आई विल इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दिस प्रोफेशन। So she also decided for herself that she wants to become an anthropologist in the future. And nowadays many school or colleges they also have a particular subject about anthropologist, and they are also giving knowledge about things, and they are also try to aware the students about the evolution of human being. So एंड आप डे टू डे में यूज करने की कोशिश कीजिए और इस वर्ड को हर दिन 3-4 मरतबा रिपीट कीजिए, तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब भी आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखोगे तो ये मानव विज्ञानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स who research about human being, who discuss about human being, and who always research about the evolution of human being. So that kind of person is considered anthropologist. ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। इसी को हम तानाशाही कहते हैं। तानाशाही मतलब जब एक कंट्री का हुक्मरान एक ही आदमी हो और वो कंट्री उसी से चलता हो तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे आज मैं आपको 3 उदाहरण देने वाला हूं जहां पर ये ऑटोक्रेसी सिस्टम है। कभी कभी हम इंडिया में भी कहते हैं कि हमारा इंडिया तो सिर्फ एक आदमी से चल रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, वो किसी के सुनते ही नहीं है। तो कभी कभी हम कह देते हैं, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे आसाम में हिमंत बिश्व शर्मा ओनली वन पर्सन है, तो इसको भी ऑटोक्रेसी किया जा सकता है। जहां डिसीजन लेना हो, जो भी काम करना हो, अगर वो एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो नॉर्थ कोरिया जो है एक कंट्री है और इसका जो रूलर है वो किम जोंग है, जो आपने देखा होगा बहुत मर्तबा जो वो
उनका जो कटिंग स्टाइल हेयर है वो बहुत फेमस है। तो ये किंग जुंग द मैन ऑफ द मेन पर्सन है नॉर्थ कोरिया के। वो जो बोलता है, वो जो करता है वही सही है, उस पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे कंट्री को ऑटोक्रेसी कहा जाता है। सऊदी अरबिया हमारे गल्फ कंट्री है और प्रॉपर इस्लामिक कंट्री है। तो इस कंट्री को भी ऑटोक्रेसी कहा जा सकता है, क्योंकि शाह सलमान जो है आजकल वो एक इस्लामिक बादशाह है, मगर उनका जो अखलाक है वो बहुत ही घटिया है और रजीला है। तो वही हर करता धरता वही है। तो इसीलिए सऊदी अरब को हम ऑटोक्रेसी की एग्जाम्पल दे सकते हैं। बेलारस, जो बेलारस है इसका जो रूलर है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। तो ये लुकाशेंको मैन ऑफ द मेन पर्सन है और ये इस कंट्री को क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, जो एक ही है, जिसका हुक्म और जिसका डिसीजन, जिसका फैसला ही सब कुछ होता है। किसी को कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब मुगल एम्पर था, व्हेन द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, that time there was only one person king. What he said, it was the final decision. Anybody can't cut his order, anybody deny his order. So that time we can consider our India, it was the autocracy country, means government ruled by one person. But now we can't consider India is a autocracy country, because India India is not ruled by one person. India ruled by constitution and body. So हमारा वर्ड है ऑटोक्रेसी। तो इस वर्ड को याद कीजिएगा, जब भी आप अखबार पढ़ोगे तो फिर आपको ये नजर आएगा। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में वर्ड को पूछा जाता है वो उमूमन अखबार से होता है, क्योंकि उन वर्ड को सवाल किया जाता है, उन वर्ड की मीनिंग को पूछा जाता है जो अखबारों में यूज होता है। तो अखबार में यूज होने वाले वर्ड और हमारे डे टू डे में लाइव होने वाले वर्ड बहुत डिफरेंस होता है। तो ये बहुत हार्ड होता है। तो मगर हमने ये सीखा कि ऑटोक्रेसी मीन्स तानाशाही, ऑटोक्रेसी मीन्स तानाशाही। तो इसको याद कीजिएगा और आपके डायरी में लिखिएगा, ये 3 नाम को लिखना चाहिए। तो जब भी वो बंदा गंजा टाइप का बंदा हमारे सामने आए तो हमको ये वर्ड याद आना चाहिए कि ऑटोक्रेसी। इसी तरह जब सऊदी अरबिया का नाम हमारे सामने आए या हमारे कान सुने तो उस वक्त हमको ये वर्ड याद आना चाहिए कि सऊदी अरबिया इज अ ऑटोक्रेसी कंट्री, because only one person takes the all decision of the fear of country. And Belarus Alexander Lukashenko, तो same way. So I hope you got the idea, you got the meaning, and you got the idea how we can use and how we can remember the word and meaning. Thank you. तो हमारा ये छठा वर्ड है, ये छठा वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। मतलब बंदा खुद ही अपने जीवन के बारे में लिखता है, तो उस मतलब राइटिंग को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जो बुक लिखते हैं उस बुक को ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने ही जीवन में अपने जीवन गुजरे हुए जीवन के बारे में लिखा, तो उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो अब autobiography, we also use autobiography in our day-to-day life, in school, in college. And when I was in my college, that time I also read lots of autobiography about Indian and about also foreigner in my English literature. And today I will show you and I will tell you 3 autobiography name. The first one, the story of my experiments with truth. It is a autobiography name. This autobiography was written by Mahatma Gandhi
father of nation. Second, the discovery of India. It is also autobiography written by जवाहरलाल नेहरू. क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के लिखा गया ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है. इसी तरह एक तीसरा ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह तीसरा ऑटोबायोग्राफी है और इसको लिखा गया है नेल्सन मंडेला के जरिए. वो बंदा जो 30 साल तक जेल में रहे मगर कभी हार नहीं माना, अपनी देश की जो फ्रीडम है उसको नहीं छोड़ा, आखिर में वो अपने देश को आजाद कराए. तो जिसकी बिना पर आज भी वो हिस्ट्री का एक पार्ट है नेल्सन मंडेला. तो उन्होंने जो लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि 1 साल 2 साल नहीं 30 साल तक जेल में बंद रहना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है. उन दुख तकलीफ को सहना बड़ी बात है. तो इसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डिड यू रीड एनी ऑटोबायोग्राफी इन योर सिलेबस और इन योर लाइफ? सो इफ यू read any autobiography, please write the name of autobiography and author in our comment box. When you will write, I will be so happy and I will feel proud on myself कि minimum you give me the response and also you obey my order. I hope you will write autobiography, author and also book's name. ये 7वां वर्ड है और वर्ड क्या है? एम्प्यूटेड. एम्प्यूटेड मीन्स अंग को काटना. अगर किसी बंदे के जिस्म से अगर अंग को या किसी हिस्सा को काट के फेंका जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एम्प्यूटेड, मीन्स काटना. तो कभी ऐसा होता है क्या हम नेचुरली सही है, मगर कभी कभी ऐसा लोग होते हैं जिसको कैंसर हो जाता है तो हाथ को काटना पड़ता है, पैर को काटना पड़ता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त भी हाथ या पैर को काटते हैं. कभी कभी एक्सीडेंट हो गया, अब मान लो कि वो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता और उसका जो घाव है वो आगे को भी नुकसान कर सकता है, तो फिर उसको भी कहा जाता है इम्प्यूटेड. एम्प्यूटेड मीन्स अंग काटना. इन एग्जाम्पल को देखिए. Doctors had to amputate his leg after the accident. Doctors had to amputate his leg after the accident. Doctors had to amputate his leg after the accident. डॉक्टर को एक्सीडेंट के बाद उसके पैर को काटना पड़ा था. डॉक्टर को एक्सीडेंट के बाद उसके पैर को काटना पड़ा. डॉक्टर्स हैड टू amputate his leg after the accident. The surgeon decided to amputate the infected finger. डॉक्टर ने यह डिसीजन लिया जो the surgeon decided to amputate the infected finger. The surgeon decided to amputate the infected finger. और आखिर वाला है they amputate the injured arm to save his life. They amputate the injured arm to save his life. They amputate the injured arm to save his life. They amputate the injured arm to save his life. They amputate the injured arm to save his life. They amputate the injured arm to save his life. तो अगर किसी अंग को काटना पड़े तो उसको कहा जाता है एम्प्यूटेड. तो क्वेश्चन कीजिए और आसपास में देखिए ऐसा कौन है जो आपके सोसाइटी में, आपके विलेज में, इन योर विलेज, इन योर होम, इन योर रिलेटिव कि ऐसा कौन बंदा है कि he had to cut his any part of body. So if I say about my village, so one person he got accident, after that he
had to cut his 2 legs. And I also know one person, he is a young man, and when he was very young, so that time he had to cut his both arm because electricity, you know, he collided with electricity wire, and after that his both hand was, you know, in a bad condition. For this reason, he had to cut his both arm. So you can also write in our comment sector who is the who had to amputate his body. You can write in our comment sector. Word number 8, arsenal. आर्सेनल कहते हैं शास्त्रगाह, हथियारगाह, क्योंकि जहां पर हथियार को रखा जाता है, बंदूक हो या मतलब जंग लड़ने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए जो भी वेपन गाह होता है उसको कहा जाता है आर्सेनल। तो हर कंट्री के पास ये जगह जरूर होता है, हमारे इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान वालों के पास भी है, चाइना वालों के पास है, सबके पास होता है आर्सेनल, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, किसी के हाथ में ना जाए, जब जरूरत पड़े तो हम किसी के साथ लड़े, और लड़ने के लिए चाहिए हथियार, और हथियार को किसी एक जगह होना जरूरी है। पता चला कि लड़ाई यहाँ हो रही है, हथियार यूपी में है, तो फिर काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हथियार का होना जरूरी है और उसका एक फिक्स्ड प्लेस होना भी जरूरी है। यह है आर्सेनल, मतलब शास्त्रगाह, हथियारगाह। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है जिसमें ईरान अटैक्ड द मिलिट्री आर्सेनल ऑफ इजराइल। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री जो शस्त्रगाह है, अस्त्रगाह है, हथियारगाह है, उस पर अटैक कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान अटैक्ड द मिलिट्री आर्सेनल ऑफ इजराइल। ईरान अटैक्ड द मिलिट्री आर्सेनल ऑफ इजराइल। उसके बाद फिर है कि एवरी कंट्री कीप्स इट्स वेपन्स इन अ सिक्योर आर्सेनल। एवरी कंट्री कीप्स इट्स वेपन इन अ सिक्योर आर्सेनल। एवरी कंट्री कीप्स इट्स वेपन इन अ सिक्योर आर्सेनल। हर कंट्री अपने हथियार को एक मतलब महफूज हथियारगाह में रखते हैं। द आर्मी प्रोटेक्ट्स इट्स आर्सेनल केयरफुली। आर्मी ने अपने हथियार को क्या कर दिया? मतलब हिफाजत किया। द आर्मी प्रोटेक्ट इट्स आर्सेनल केयरफुली। आर्मी प्रोटेक्ट्स इट्स आर्सेनल केयरफुली कर दिया। तो आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि जहां हथियार होता है उसको ओपन बोलते हैं, और हथियार रखने के लिए एक जगह होता है उसको बोला जाता है आर्सेनल। तो आर्सेनल को याद कीजिएगा। कैसे? आर्सेनल। आर्सेनल मीन्स हथियार। जब भी कोई जंग आए तो उसको हम बैटल कहते हैं। बैटल के लिए हथियार चाहिए, मीन्स वेपन, और हथियार का किसी जगह पे होना जरूरी है, उस जगह को कहा जाता है आर्सेनल। जैसे यूक्रेन और युद्ध का जो जंग आप सुने तो उस जंग को कहा जाता है बैटल, फाइट। और फाइट के लिए हथियार का होना जरूरी है, वेपन। वेपन के लिए आर्सेनल का होना जरूरी है।